हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे गुप्त साम्राज्य के बारे में, और गुप्त साम्राज्य के बारे में क्या कर ली थी हमने, बेसिक जैसी जो इंट्रोडक्शन थी वो क्या कर ली थी, डिस्कशन कर ली थी। ठीक है, उसके बाद में सबसे पहले जो चीज देखी थी भाई, जो उनके पहले के जो शासक थे वो कौन थे, कुषाण थे। कुषाणों का शासन क्या था अभी, 4th सेंचुरी तक क्या रहा, चलता रहा। और फिर क्या रहा, फिर क्या हो गया भाई, उनकी शक्तियों का क्या हो गया, विघटन हो गया, है ना। 4th सदी ईस्वी तक क्या रहा भी, उनका शासन चलता रहा, और फिर उनकी शक्तियों का क्या हो गया, विघटन हो गया या खंडित होगी, या एक प्रकार से हम ये भी बोल सकते हैं कि क्या होगी भी, वो शक्तियां कमजोर पड़ गई। ठीक है, जिससे कि जो शक्तियां मतलब जो पावर्स किसके लिए चाहिए होती है, स्टेट्स चलाने के लिए चाहिए होती है या किसी नेशन को चलाने के लिए चाहिए होती है, वो वाली शक्तियां या वो वाली पावर उनके पास नहीं हमें दिखाई पड़ती है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद की स्टोरी ऐसी है कि लास्ट टाइम जो हमने डिस्कशन किया था वो था गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के बारे में बेसिक डिस्कशन में ये हमने एक और चीज देखी थी कि ये लोग कौन थे भी, सामंत थे। और सामंत क्या होता था, किसी शासक के अंतर्गत जो क्या करते हो भी, राजकाज की व्यवस्था देखते हो, शासन व्यवस्था देखते हो, उन्हें क्या बोला जाता है, सामंत बोला जाता है। अब जब इन्होंने शासन व्यवस्था देखी थी तो इन्हें क्या था, एक बेसिक जैसी जो आउटलाइन थी उन्हें पता थी, और ये क्या थे, मतलब शासन व्यवस्था में बहुत अंदर तक क्या थे, इंक्लूड थे। इन्हें बेसिक जैसी आउटलाइन पता थी कि हाँ, शासन व्यवस्था में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आएगी, ऐसी ऐसी चीजें होगी। फिर क्या रखी गई, गुप्त साम्राज्य की नींव रखी गई। अब गुप्त साम्राज्य की नींव किसने रखी थी, इसके बारे में भी क्या है भाई, जो हमारे इतिहासकार है उनमें क्या है, बहुत सारे क्या दिखाई पड़ते हैं, हमें मतभेद दिखाई पड़ते हैं। मतलब कुछ कुछ इतिहासकारों का मत अलग है, कुछ कुछ इतिहासकारों का मत अलग है, लेकिन फिर भी शुरुआत की हमें क्या मिली है अभी, दो वो मिली है। शुरुआत की हमें एक ऐसी मुद्रा मिली है जिसमें क्या लिखा गया है, संस्कृत में लिखा गया है श्री गुप्त से, जिससे हम क्या लगा सकते हैं भाई, अंदाजा लगा सकते हैं भाई क्या थे होंगे ये लोग, किसने इसकी नींव रखी होगी भाई, श्री गुप्त ने इस वंश की नींव रखी होगी। ठीक है, अब श्री गुप्त के बाद कौन आया भाई, शासन की व्यवस्था की बात की जाए तो घटोत्कच आए थे, जो कि क्या थे, वो इनके रिलेशन में बाय ब्लड थे। मतलब रिलेशनशिप कैसा था, मतलब रिलेशनशिप नहीं, वो क्या था, इनका बेटा था। ठीक है, और इसी के बारे में हमें एक अभिलेख भी प्राप्त होता है घटोत्कच के बारे में, जो कि क्या है, सुपिया का लेख। वो कहाँ है, रीवा डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। यहीं से जो घटोत्कच है, यहीं से क्या मानी जाती है, इनकी शासन व्यवस्था मानी जाती है कि इन्होंने क्या रखी होगी, नींव रखी होगी। तो तभी मतलब फिर क्या बताया जाता है भाई, फिर एक और बात बताई जाती है गुप्त वंश के बारे में या गुप्त राजाओं के बारे में। ये जो लोग थे ये वर्ण व्यवस्था में क्या थे, ये वर्ण व्यवस्था में थे वैश्य। और वैश्यों का कार्य क्या होता है भाई, व्यापार व्यवस्था को देखना। फिर एक और चीज थी भाई, जब ये व्यापारी भी थे और क्या था, किसी शासन के अंतर्गत क्या थे भाई, सामंत भी थे, तो फिर क्या बताया जाता है, मतलब इनसे ये दो चीजें क्या हुई इनके लिए बहुत, मतलब क्या हुई, इन दो चीजों से इन्हें क्या हुआ, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। वैश्य होना, वैश्य में भी वैश्य का मतलब क्या होता है, व्यापार करना, है ना। और दूसरा क्या था, सामंत थे, यानी कि राजकाज की व्यवस्था भी इन्होंने बहुत अच्छे से देखी होगी। इन्होंने अपने जो सबसे पहले जो नीति अपनाई वो क्या थी, इन्होंने पहले जो नीति अपनाई थी मतलब राज्य के विस्तार में, वो अपनाई थी भाई, एक विवाह संबंध इन्होंने स्थापित किए आसपास के राजाओं के बेटियों के साथ, है ना। जिससे क्या हुआ, इन्हें राज्य के विस्तार में क्या हुई, बहुत ज्यादा क्या मिली, हेल्प मिली। एंड फिर क्या बताया जाता है कि इन्होंने उपाधि क्या की धारण की थी, सामंत की थी। और फिर क्या था भाई, सामंत क्या होते थे भाई, किसकी मतलब उपाधि क्या धारण की थी, इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी, जो कि क्या होते थे भी, सामंत हुआ करते थे। फिर अगर बात की जाए भाई चंद्रगुप्त प्रथम की, तो ये एक ऐसे शासक थे जो क्या थे भाई, बहुत ज्यादा क्या माना जाता है, इनको शक्तिशाली शासक माना जाता है। ठीक है, गुप्त वंश के मतलब शक्तिशाली सर्वप्रथम जो सबसे पहले शक्तिशाली शासक माने जाते थे वो कौन थे भाई, चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। इन्होंने क्या किया, राज्य के विस्तार के लिए जो वैशाली राज्य है वहां के राजकुमारी के साथ क्या किया, विवाह संबंध स्थापित किए, जिससे ये क्या मिला, नहीं, लिच्छवी राज्य की राजकुमारी कौन थी, कुमार देवी, उनके साथ क्या किया भाई, इन्होंने विवाह के संबंध स्थापित किया या विवाह किया, तो फिर उन्हें क्या मिले, विशाली राज्य क्या मिला, दहेज के रूप में मिला। ठीक है,
फिर क्या बताया जाता है कि इन्होंने गुप्त संवत की नींव भी रखी थी। और फिर क्या, एक और बात बताई जाती है इनके बारे में, इन्हीं के बारे में बताई जाती है कि इन्होंने जो उपाधि धारण की थी वो क्या थी, भी महाराजा धीराज की क्या की थी, इन्होंने उपाधि धारण की थी। और वैशाली राजे भी क्या किससे मिला था, इनको विवाह के रूप में मिला था, क्योंकि इनकी जो वाइफ थी वो कहाँ से थी, लिच्छवी नगर की थी, है ना। और इन्हीं के टाइम पीरियड में हमें क्या दिखाई पड़ते हैं, भी चांदी के सिक्के भी दिखाई पड़ते हैं। और जो गुप्त साम्राज्य ओवरऑल, उसमें हमें चांदी के, सोने के और किस चीज के सिक्के दिखाई पड़ते हैं, तांबे के सिक्के भी दिखाई पड़ते हैं। अगर बात की जाए किसकी, भाई चांदी के सिक्कों को उस टाइम पे किस नाम से जाना जाता था, रूपक या रुपयक नाम से जाना जाता था। और स्वर्ण सिक्कों को दिनार के नाम से जाना जाता था। और जो तांबे के सिक्के थे वो कौन थे, वे उन्हें किस नाम से जाना जाता था, उन्हें जाना जाता था माशक नाम से, उन्हें जाना जाता था। और ये जो श्रीगुप्त नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम थे, इनके बारे में बताया जाता है कि क्या था, भी इन्होंने अपने शासन काल में चांदी के सिक्के भी क्या गए थे, उत्कीर्ण करवाए गए थे। जब क्या हो गया, इनकी शासन व्यवस्था चलती रही, फिर क्या हो गया, जैसे 349 हुआ, इन्होंने क्या कर लिया, अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। और ये एक क्या था, स्मार्ट मूव था, मतलब जैसे अभी शुरुआती हुई थी गुप्त साम्राज्य की, तो इसे क्या माना जाता है, एक स्मार्ट मूव माना जाता है, या एक से क्या माना जाता है, एक बुद्धिमत्ता की निशानी माना जाता है, कि इन्होंने जो उत्तराधिकार की लड़ाई थी उसे शुरू होने से पहले क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। मतलब इन्होंने अपने क्या चुन लिया था, उत्तराधिकारी चुन लिया था, और वो कौन था, समुद्रगुप्त। जिस वजह से क्या है, जो शासन की व्यवस्था थी, मतलब जो जैसे शासन की व्यवस्था चल रही थी वैसी की वैसी वो चलती रही। वरना कई बार क्या हो जाता है, स्टेट क्या हो जाता है, मतलब एस्टेब्लिश हो जाता है, लेकिन जो अंदरूनी लड़ाई है वो नहीं, क्या नहीं कर पाते थे राजा, उसको कंट्रोल नहीं कर पाते थे। और क्या होता था, बाहरी शक्तियां आती थी, बाहर से लोग आते थे और क्या कर लेते थे, उस स्टेट को क्या कर लेते थे, ऑक्यूपाई कर लेते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपना उत्तराधिकारी चुन लिया, और क्या कर लिया, फिर क्या कर ली, जिसको बोलते हैं संन्यास धारण कर लिया। ठीक है, जैसे उन्हें उत्तराधिकारी चुना, उसके बाद क्या करती, मतलब उसके बाद क्या किया इन्होंने, अपनी सारी की सारी शासन व्यवस्था किसके हाथ में दे दी, समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को बेशक, समुद्रगुप्त क्या था, अभी ये शुरुआती दौर था राज्य को चलाने का, तो इसे भी क्या, इन्होंने भी क्या किया, अपने राज्य के विस्तार में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और इसी कारण से इन्हें क्या बोला जाता है, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और इन्हें नेपोलियन का नाम किसने दिया था, विंसेंट स्मिथ ने दिया था। ठीक है, विंसेंट स्मिथ ने क्या बताया गया था, नेपोलियन कहा था। और इन्हें नेपोलियन कहने के पीछे की जो वजह थी वो थी, भाई इन्होंने क्या किया था, आर्यव्रत के, मतलब जो नॉर्थ साइड के, और क्या था, अभी जो दक्षिणाव्रत, मतलब जो दक्षिण साइड के थे, उनके 12 राज्यों के राजाओं को क्या कर दिया था, समुद्रगुप्त ने हरा दिया था। और इन्हीं जीत की वजह से इसका नाम क्या पड़ा था, अभी नेपोलियन पड़ा था। ये क्या है, ये क्या कर सकते हैं, आप इसको मार्क कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्या कर लिए जाते हैं, कभी कभी फ्रेम कर दिए जाते हैं। ठीक है, फिर क्या मिलता है, एक प्रयाग प्रशस्ति लेख मिलता है, जो कि ओरिजिनल में किसका था, अशोक का था। उसके बाद समुद्रगुप्त ने उसमें क्या लिखा, मतलब एक तरह से क्या था, ये स्तंभ लेख था। ठीक है, अशोक ने क्या किया था, इसको उत्कीर्ण करवाया था, लेकिन उसमें किसका जिक्र भी आता है, समुद्रगुप्त का भी आता है, अकबर का भी आता है, बीरबल का भी आता है, और लास्ट में किसका भी आता है, जहांगीर का भी आता है। मतलब कहां तक चलता है, देखो अकबर, बीरबल, ये कौन से, मुगल एम्पायर की तक भी क्या दिखाई पड़ता है, ये हमें स्तंभ लेख ऐसे क्या वैसा ही दिखाई पड़ता है। इलाहाबाद में अकबर ने इसे कहा शिफ्ट करा था इलाहाबाद में, ये बात की बात है। लेकिन और किसने वो जो लेख लिखा था वो था हरिशेन। हरिशेन कौन थे, इनके दरबारी कवि थे। इसमें क्या लिखा गया है, इसमें इनके बारे में बहुत भरपूर मात्रा में क्या की गई है, प्रशंसा की गई है। लेकिन ऐसी प्रशंसा नहीं की गई कि राजा के डर के मारे प्रशंसा कर दी कि हाँ भाई प्राण बचाने के लिए। लेकिन समुद्रगुप्त के बारे में जो कुछ भी लिखा गया है वो बहुत ओरिजिनल और बहुत स्टिक और बहुत सही क्या दी गई है, जानकारी दी गई है। जैसे मुगल एम्पायर या मुगल टाइम पीरियड में दिखाई पड़ता है ना, कि एक ही राजा की क्या कर देते थे, मतलब किसी राजा के अंतर्गत काम करें तो उसके बारे में सच झूठ सब कुछ लिखना पड़ता था। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और इन्हें क्या बताया गया है, धरणी बंध भी बोला गया है। धरणी बंध का मतलब क्या होता है, जो वो राजा जिसने क्या कर लिया, विश्व, पूरे संपूर्ण विश्व को क्या कर लिया, जीत लिया, या संपूर्ण धरती को क्या कर लिया, जीत लिया, उसे क्या बोला जाता है, धरणी बंध बोला जाता है।
और ये जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है या स्तंभ लेख है, ये ओरिजिनल में किसका था? ये अशोक का था और कौशाम्बी में स्थित था। समुद्रगुप्त भी फिर उसी टाइम मतलब उसके बाद ये आया, कौशाम्बी में था। लेकिन अकबर ने इसे क्या कहाँ शिफ्ट करा दिया था? इलाहाबाद को तक मतलब शिफ्ट करा दिया था, और उसमें अपना नाम मतलब अपने बारे में या अपने नाम के बारे में क्या क्या उत्कीर्णन कराए। फिर अकबर के टाइम पीरियड का कौन है? बीरबल भी हमें अकबर के टाइम पीरियड का दिखाई पड़ता है, तो बीरबल। और फिर उसके बाद कौन दिखाई पड़ता है इसमें? हमें जहांगीर का नाम भी हमें दिखाई पड़ता है। अगर बात की जाए प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख की, तो ये कहाँ था अभी? ये किसका था? ओरिजिनल में अशोक का ही दिखाई पड़ता है, जो कि किसमें है भी? मौर्य टाइम पीरियड में है। ठीक है, फिर क्या है भी? प्रयाग प्रशस्ति ये पहला ऐसा लेख है जिसमें क्या टर्म यूज की गई है? भारत को लिए भारतवर्ष टर्म यूज की गई है। ठीक है, और फिर क्या है भाई? फिर अगर बात की जाए समुद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त ने क्या किया? अपने टाइम पीरियड को मतलब अलग अलग तरीके से, अलग अलग टाइम को अलग अलग तरीके से क्या किया भी? इसने जनरेट किया। जनरेट इन द सेंस कि अलग अलग मुद्राएं चलाई, और अलग अलग मुद्राओं में इसका क्या दिखाई पड़ता है? अलग अलग रूप दिखाई पड़ता है। जैसे सबसे पहली मुद्रा है भी इसके बारे में गरुड़ प्रकार, दूसरी है धनुर्धारी प्रकार, फिर है परशु प्रकार, फिर एक हमें दिखाई पड़ती है इसकी 6 मुद्राएं हैं, फिर है हमारी अश्वमेध प्रकार, और फिर 5वीं है हमारी वीणा वादन प्रकार। वीणा वादन से हमें समझ आता है कि क्या रहा होगा? ये संगीत प्रेमी भी रहा होगा, या इसे म्यूजिक का भी क्या रहा होगा? भी शौक रहा होगा। आज के लिए क्या है? इतना ही है। आप क्या कर सकते हैं? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप क्या कर सकते हैं? वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, एंड हाँ, चैनल को ज्वाइन करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।